अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेसन नंबर 12 लेकर। दोस्तों, लेसन नंबर 12 में आज हम बात करने वाले हैं फार्मूला टैब के बारे में। दोस्तों, आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूला टैब को कैसे यूज करते हैं, कहां कहां यूज होती है। आप तो ये सारी चीजें आज के लेसन में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अहम ये टैब है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि फार्मूलाज जो होते हैं वो कैसे होते हैं और कितने फार्मूलाज होते हैं जो हम यूज करते हैं और हमारी रूटीन लाइफ में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर उन्होंने कैटेगरी वाइज जो है ना वो फार्मूला या फंक्शन बना के रखे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने सबसे पहले ऑटो सम के बारे में बताया, फिर उसके बाद उन्होंने फाइनेंशियल के बारे में बताया है। लॉजिकल फार्मूला जो है वो उनको अलहदा करके रखा उन्होंने। टैक्स के फार्मूला उन्होंने अलहदा किए हुए हैं, डेट एंड टाइम्स के अलहदा है, लुकअप के अलहदा है, इसी तरह मैथ के अलहदा और मोर फंक्शंस भी उन्होंने बताए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर तो मैं आपको हर एक फंक्शन के बारे में बताने लगूंगा तो ये मे भी हो सकता है कि ये वीडियो मोर देन 2 आवर्स की हो जाए, लेकिन मैं आपको इसमें से मेजर कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। बाकी के जो फार्मूलाज हैं वो भी आपको इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताता रहूंगा। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है यहाँ पे ऑटो सम की। वैसे तो मैं इसके बारे में आपको अपने दूसरे लेसन में, जब मैंने आपको डाटा एंट्री के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बड़ी डिटेल से ऑटो सम, एवरेज, इस सब के बारे में डिटेल से बताया था। लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफ़ा फिर रिमाइंडर करवा देता हूँ कि ये इसका फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास एक टेबल बनी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले टोटल है। टोटल मतलब कि सम, हम सम कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप सम लेना है तो सिंपल आप सम पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो भी इसके बैक साइड पे या इसकी रेंज में जो भी नंबर आते होंगे उनको ऑटोमेटिकली प्लस करके दिखा देगा, सम कर देगा। आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि आप इज इक्वल टू करेंगे, सम करेंगे, ब्रैकेट शुरू करके आप सेलेक्ट करेंगे किसको आपने टोटल चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर करेंगे तो उसका टोटल भी आपके सामने आ जाएगा। अगर नीचे करके मैं कंट्रोल डी करता हूं तो देखिए बाकी सबका भी आपके सामने टोटल आ गया है। इसी तरह मैक्स है, मिनिमम अकाउंट है, एवरेज है। अगर यहाँ भी बात करते हैं, हमारे पास उससे पहले एक ऑप्शन होती है इंसर्ट फंक्शन की। अब इंसर्ट फंक्शन क्या काम करता है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास कुछ यहाँ पे एक टेबल बना हुआ आ गया है। यहाँ पे उसने हर तरह के फंक्शन आपको दिया हुआ है। सारे फंक्शन जितने भी है ना आपके पास वो इसने यहाँ पे दिए हुए हैं। आप कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑल करेंगे तो जितने भी हैं, मे भी यहाँ पे 100, 150, 200 से के करीब यहाँ पे उन्होंने कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं। और अगर आप इसमें से ढूंढना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ से बैक स्पेस करें और जो सा फंक्शन आप देखना चाहते हैं, जैसे कि मुझे सम का फंक्शन चाहिए या मैक्स का चाहिए, जैसे ही मैं यहाँ पे मैक्स लिखता हूँ तो मेरे सामने मैक्स आ जाएगा और ओके करूंगा तो मेरे सामने एक और विंडो ओपन होगी। यहाँ पे मैं उसको रेंज बताऊंगा कि कौन सी रेंज है मेरी जिस पे मैंने मैक्सिमम का फार्मूला लगाना है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि ये रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैं जस्ट ओके करूँगा तो इसका मैक्सिमम भी निकला हुआ आपके सामने आ जाएगा और मैं अगर ड्रैग करता हूँ तो बाकी सबका भी मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये काम होता है इंसर्ट फंक्शन का। इसी तरह अगर आप मिनिमम निकालना है तो दोबारा ऑटो सम में जाएं, मिनिमम पे क्लिक करें और शिफ्ट दबा के बैक कर लें, क्योंकि हमें जो मिनिमम है वो भी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 में ही चाहिए। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ तो हमारा मिनिमम भी आ जाएगा। इसी तरह हम काउंट भी निकाल लेंगे और एवरेज भी निकाल लेंगे। तो ये सभी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। मैं जल्दी से आपको फंक्शन लगा के दिखा देता हूँ। अब एवरेज का फंक्शन भी आपको लगा के मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, शिफ्ट दबा के बैक एरो की दबाऊंगा मैं और उसके बाद मैं एंटर करूँगा तो एवरेज आ जाएगी। बाकी सब की एवरेज भी आप निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में तो वैसे भी मैंने अपने लेसन नंबर 2 में आपको बड़ी डिटेल से समझाया कि ऑटो सम या फंक्शन लगा के कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन आ जाती है वो आती है रीसेंट यूज़। इस पे ये आपको ये बताएगा कि आपने रिसेंटली अभी कौन सा फार्मूला लास्ट यूज़ किया है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए आपको बता रहा है मैक्स का, एवरेज का, इफ़ का, सम का। ये आपने रिसेंटली जो यूज़ किए हुए हैं फार्मूला वो आपके सामने आ गए हैं।
उसके बाद दोस्तों हमारे पास अगला जो ग्रुप है वो है फाइनेंशियल का। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बहुत ही लंबी, इसमें भी डिटेल लिखी हुई है, बहुत बहुत ज़्यादा फार्मूला है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, कैटेगरी में दिए हुए हैं। ये फाइनेंशियल का जो ग्रुप है या जो फार्मूला है ये ज़्यादातर यूज़ होता है जब आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हो या किसी ऐसे लोन कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे यूज़ होता है। तो इसके लिए मैं एक नई शीट पे चलता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कुछ फार्मूला जो लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि अगर आप कोई बैंक में जॉब कर रहे हैं, लोन कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपने निकालना है, अगर लोन दे रहे हैं किसी बंदे को, कितना इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर, वो कितने साल के लिए वो ले रहा है, तो इसके बारे में आपने उसकी डिटेल बतानी है। तो मैं आपको कुछ फार्मूला बता देता हूँ। बाकी मैंने आपको बताया कि आने वाली वीडियोस में मैं फार्मूलाज की काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हर एक फार्मूले को, चाहे 100 फार्मूले हो या 150 फार्मूले हो, जितने भी फार्मूले हो, मैं उसको छोटी छोटी वीडियो करके बनाऊंगा। अगर मैं अभी बनाने लगा तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 या 2.5 घंटे की एक ही वीडियो बन जाए। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी से फार्मूलाज इसके अंदर से निकाल के आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे कुछ अमाउंट है, जैसे लोन अमाउंट है यहाँ 10 लाख रुपए की, 10 लाख की अमाउंट किसी बंदे ने ली है, वो अब उस पर इंटरेस्ट रेट जो है वो 14% पड़ रहा है। अब कितने सालों के लिए लिया है उसने? 5 सालों के लिए। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूले हैं वो आ जाता है पीएमटी, मतलब कि उसको पर मंथ कितने पैसे पड़ेंगे, फिर आईपीएमटी मतलब कि जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब इंटरेस्ट रेट निकाल के वो दिखाएगा कि इंटरेस्ट रेट निकाल के कितने पैसे उसको पड़ते हैं। और उसके बाद पीपीएमटी मतलब कि इसका मतलब ये हो जाएगा कितना इंटरेस्ट उसको ऊपर पड़ रहा है, मतलब कि उसकी एक्चुअल वैल्यू तो जा रही है लेकिन इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है उसको पर मंथ के लिहाज से, तो वो भी यहाँ पे हम निकाल के देखेंगे अभी। तो सबसे पहले तो हम ईएमआई निकालें। ईएमआई का मतलब ये होता है कि उसको हर महीने, अगर उसके पास कंडीशन ये है कि उसने 10 लाख का लोन लिया है और जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो 14% है और उसको टाइम जो से लिया है वो 5 साल का है, तो उसको पर मंथ कितने पैसे देने पड़ेंगे विद इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट, और उसकी जो साथ लोन की एक्चुअल अमाउंट जाएगी वो कितनी पड़ेगी, टोटल अमाउंट उसको पर मंथ कितना देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इज इक्वल टू और फार्मूला लगाएंगे पीएमटी का फार्मूला लगाएंगे और ब्रैकेट शुरू करेंगे। तो नीचे हमें देखिए बता रहा है, आप नीचे लाभी देखा करें वो क्या पूछ रहा है। सबसे पूछ रहा है रेट पूछ रहा है क्या इंटरेस्ट रेट आपने लगाया, तो हमने 14% लगाया तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आपको पता हो कि इंटरेस्ट रेट जो है वो एनुअल होता है, मंथली नहीं होता, अभी तो हम सिर्फ मंथली निकालना चाह रहे हैं ना, तो इसलिए हमें इसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा, क्योंकि ये जो 14% है वो ईयर होता है या एनुअल जिसे कह सकते हैं। तो लेकिन हमें तो इसके सिर्फ एक महीने की ही वैल्यू निकालनी है कि एक महीने में हमें कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर हमें पूछ रहे हैं एनपीआर के मतलब कि कितने सालों के लिए वो ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद हम बताएंगे कि 5 ईयर्स। अब यहाँ पे हम 5 ईयर्स को सेट करेंगे, लेकिन अब कंप्यूटर को तो नहीं पता कि 5 ईयर्स है कि 5 मंथ है, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसी बात है फिर मंथ बनेगा। उसके बाद फिर हम कोमा लगाएंगे और अब हम लगाएंगे पीवीपी का मतलब है कि जो एक्चुअल अमाउंट हमारी कितनी अमाउंट या लोन की अमाउंट कितनी है, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास रेट आ गया है कि उसे 23,258 रुपये और 25 पैसे उसको देना पड़ेगा महीने का। तो ये हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल अमाउंट 10 लाख में से पहले महीने वो देगा 23,258 रुपये देगा, तो उसमें से माइनस ही होगा, वैसी बात है, तो ही माइनस है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ब्रिटिश पाउंड की यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है। तो अगर आप रुपीज़ यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो मैं ये भी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग में जाएं, वहाँ पे करेंसी की ऑप्शन होती है, करेंसी के ऑप्शन को चेंज करें, वहाँ पे आप पाउंड की जहाँ पे रुपीज़ लगा सकते हैं, तो फिर यहाँ पे रुपीज़ आ जाएगा। तो मैं अभी फिलहाल चेंज नहीं करता। उसके बाद हम लगाना चाहते हैं यहाँ पे आईपीएमटी। अब मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि पर मंथ पहले महीने में जो मैं यहाँ पे उसको पैसे दूंगा, ये जो हमारे 23,258 रुपये मैं उसको पे कर रहा हूँ, इसमें से हमारी एक्चुअल अमाउंट कितनी जा रही है, मतलब कि हमारे पास जो हम उसको पैसे दे रहे हैं इंटरेस्ट के बगैर वो कितनी जा रही है। तो यहाँ पे हम आईपीएमटी निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू आईपीएमटी, ब्रैकेट शुरू करेंगे। उसके बाद दोबारा फिर वो पूछ रहे हैं रेट वही इंटरेस्ट रेट 14% है, इसको डिवाइडेड करेंगे 12 से, फिर कोमा लगाएंगे। अब उसके बाद कह रहा है पर, अब हमने देखना है कि पर मंथ मतलब पहले महीने में कितना जाएगा।
अब आपने कभी लोन लिया हो या आपको पता हो बैंक की पॉलिसी का, तो उसमें क्या होता है कभी कभी कि आपका इंटरेस्ट रेट जो होता है ना वो साल बाद 2 साल बाद कम होना शुरू हो जाता है। तो ये डिपेंड करेगा। तो अभी हम यही सोच रहे हैं कि हमारे पहले मंथ में ही कितना हमें देना पड़ेगा। तो वो उन्होंने अलग कैलकुलेशन की होती है कि पहले साल इतने परसेंट है, दूसरे साल इतने परसेंट है। तो वो अगर आप दूसरे साल का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, वो बैंक की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे पहले मंथ का निकालूंगा, तो मैं पर मंथ कर लेता हूँ यहाँ पे 1 पहले महीना, फिर मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा, उसके बाद दोबारा से NPR मतलब कि हमारे कितने पर ईयर्स के लिए ले रहे हैं, तो इसको फिर मैं सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई, कोमा लगाना भूल गया था मैं यहाँ पे, फिर दोबारा से ईयर्स और इसको मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि मैंने मंथ में निकालना है, और उसके बाद फिर कोमा लगाऊंगा और एक्चुअल अमाउंट लगा दूंगा यहाँ पे और ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर करूँगा। तो ये देखिए 11,666 रुपये जो है ना वो हमारे इंटरेस्ट के बगैर पैसे जा रहे हैं, मगर इससे जो कम है ना वो हमें इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो ये हमारी अमाउंट ये निकलेगी। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट में कितना पड़ रहा है, मतलब कि हमारी एक्चुअल अमाउंट जो जा रही है उसके अलावा जो हमें इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है वो अलहदा करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम PPMT निकालेंगे। तो इसके लिए इक्वल टू PPMT ब्रैकेट शुरू रेट, फार्मूला तकरीबन ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है। कोमा 1 माह का निकालना चाह रहे हैं, फिर कोमा लगाऊंगा मैं, फिर उसके बाद ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12 कोमा और यहाँ से एक्चुअल अमाउंट और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। तो ये देखिए अब हमारे पास दोनों वैल्यू निकल आई हैं। अगर मैं दोनों का टोटल करूँगा तो ये देखिए यही अमाउंट हमारे पास बनेगी 23,258 रुपये। तो इस तरह से जो बैंक के लोग होते हैं वो इस तरह से वो कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 14% की बजाय मैं यहाँ पे 10% कर देता हूँ, तो बाकी की वैल्यू देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। ये देखिए बाकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं। और अगर मैं अमाउंट भी यहाँ से कम कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की बजाय यहाँ पे मैं 5 लाख कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखिए अब ये 5 लाख के हिसाब से 10% और 5 ईयर्स के लिए कर रहा है। अगर मैं ईयर्स ज़्यादा कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, तो ये अब देखिए वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो अगर आप बैंक जाएँ तो वो आप क्या करते हैं, उनको सिर्फ सिंपल बताते हैं हमें इतना लोन चाहिए, उतने सालों के लिए चाहिए, तो वो सिर्फ अमाउंट 2 अमाउंट लिखते हैं और इंटरेस्ट रेट उनका फिक्स ही होता है मोस्टली। तो वो जैसे ही कैलकुलेशन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके सामने सारा कुछ डिटेल निकल के आपके सामने आ जाती है। तो इस तरह से हम फाइनेंशियल वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसमें और भी बहुत से फार्मूला हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला मैं आने वाली वीडियोस में मैं आपको बना के दिखाऊंगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले, हमारे पास जो फंक्शन है वो है लॉजिकल। लॉजिकल में जैसा कि हमारे पास एंड है, फॉज है, इफ है, ये कंडीशन बेस होता है कि अगर ऐसा हो तो फिर कैसा हो और अगर ऐसा हो तो ऐसा हो। तो इसके बारे में भी मेरी डिटेल से मैं प्रीवियस वीडियो बन चुकी है जिसमें मैंने फार्मूलाज के बारे में बताया था आपको कि इफ़ का फार्मूला, इफ़ एंड का फार्मूला, इफ़ और का फार्मूला, इफ़ एंड इफ़ का फार्मूला, ट्रू और फॉल्स का फार्मूला। तो ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। आप मेरी वो वीडियो लाजमी देखिएगा, आपको काफ़ी समझ आएगी। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिखा दूंगा, आप वहाँ से भी मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। लेकिन चले मैं आपको ज़रा सा बताने के लिए इफ़ का फार्मूला समझा देता हूँ कि कंडीशन बेस्ड फार्मूला कैसे होता है। तो मैं दोबारा अपनी शीट नंबर 1 पे चलता हूँ। यहाँ पे हमने रिजल्ट निकालना है। अब हमने यहाँ पे रिजल्ट निकालना है तो हमें यहाँ पे इफ़ एंड का फार्मूला यूज़ करना पड़ जाएगा। यहाँ पे मैं 2 फार्मूला को दिखा देता हूँ करके। चले मैं यहाँ पे एक और फार्मूला लगाता हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन है कि आपने स्कॉलरशिप के लिए पेपर लिया है और आपने रिजल्ट अनाउंस करना है, तो वहाँ पे आप कंडीशन देंगे कि अगर बच्चे के मार्क्स जो हैं वो 100 में से 50 से ज़्यादा है तो वो पास है, अगर 50 से कम है तो वो फेल है, ऑटोमेटिक फेल है। एक कंडीशन लगाएंगे दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ स्कॉलरशिप में अगर मैं कह देता हूँ 50 मार्क्स हैं और मैं अब कंडीशन लगाता हूँ जस्ट इफ़ की। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा इज इक्वल टू इफ़ और ब्रैकेट शुरू करूँगा और कंडीशन लगाऊंगा अब कि इस ब्रैकेट में अगर बच्चे के मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, आप यहाँ पे दोनों कंडीशन लगा सकते हैं कि मार्क्स 50 से ऊपर या 50 के बराबर हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ 50 से ऊपर वाला ही पास हो तो फिर आप इज इक्वल टू का हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं 50 वाला भी पास हो या स्कॉलरशिप के अहल हो तो आप इज इक्वल टू करें और उसके बाद आप वैल्यू लगाएं 50 और कोमा लगाएं। अब आप हमारे पास एक कंडीशन आ गई है कि अगर इस कॉलम के अंदर बच्चे के मार्क्स 50 या 50 से ऊपर हैं देन वैल्यू क्या होगी। तो मैं डबल इन्वर्टेड कोमा ऊपर लगाऊंगा और फिर करूंगा पास, फिर से बंद करूंगा, फिर कोमा लगाऊंगा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, फेल और इससे बंद, और उसके बाद मैं
एंटर कर दूंगा। तो इसके मुताबिक ये बच्चा अभी पास है। तो इफ का फॉर्मूला लगाया हमने कंडीशन बेस। अगर यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू जल्दी से लिख देता हूँ तो ये देखिए, अब मैं अगर नीचे ड्रैग करूँगा तो उस कंडीशन के मुताबिक अगर 50 से ऊपर मार्क्स हैं, 50 के ऊपर हैं, 50 से नीचे हैं तो वो फेल है, अगर 50 से ऊपर है तो ये देखिए पास है। यहाँ पे फेल है तो वो 50 से कम है, 50 के बराबर नहीं है तो वो फेल है, नहीं तो पास है। इसी तरह हम यहाँ पे इफ़ एंड एंड का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर एंड भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, दोनों सेम है, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब हम लॉजिकल बताएंगे क्या काम करना है। मैं चाहता हूं कि मेरे C2 में, आप लिख भी सकते हैं सेलेक्ट भी कर सकते हैं, C2 में ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर तो बच्चे के मार्क्स पहले सब्जेक्ट में 33 से ऊपर या 33 के बराबर है देन वो पास है, नहीं तो फेल है। पहली कंडीशन लगा दी हमने। फिर दूसरा हम करेंगे D2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी हम 33 ही कर लेते हैं, फिर कोमा E2 ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अलग-अलग सब्जेक्ट के मार्क्स बताएं उसको कि अगर किसी एक में भी इस कंडीशन के मुताबिक मार्क्स नहीं होंगे तो वो फेल या पास होगा। तो अब इसको करेंगे ब्रैकेट को बंद, फिर कोमा लगाएंगे। अब हम यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखते हैं कि पास या फेल, और उसके बाद एंटर करेंगे और यस करेंगे। तो इसके मुताबिक बच्चा फेल है क्योंकि उसकी कंडीशन के मुताबिक सब्जेक्ट 2 में उसके मार्क्स 32 थे, क्योंकि हमारी कंडीशन थी 33 से ऊपर या 33 मार्क्स होंगे तो वो पास होगा, अदरवाइज वो फेल होगा। तो बाकी चेक कर लेते हैं हम, जैसे मुझे ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए इसमें भी कंडीशन पूरा नहीं उतरा क्योंकि 25 मार्क्स हैं, ये पास है क्योंकि इसकी तीनों कंडीशन में वो पूरा उतर है, इसमें भी ऊपर, और इसमें देखिए फेल दोबारा से, यहाँ पे 29 मार्क्स हैं। तो मतलब किसी एक सब्जेक्ट में वो अगर फेल है तो उसका रिजल्ट जो है वो फेल शो होगा। तो ये वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मैंने फिर एक दफ़ा रिमाइंडर आपको बता दिया कि कैसे हम इफ़ का फार्मूला या कंडीशन बेस्ड फार्मूला जो होता है ना वो हम कैसे लगा सकते हैं, लॉजिकल बेस इसे बोलते हैं, तो कैसे लगाते हैं, तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे अगले फार्मूला की तरफ, वो है टैक्स के फार्मूला। इसमें भी बहुत ज़्यादा फार्मूलाज आ जाते हैं टैक्स के फार्मूला कि टैक्स पे कैसे अप्लाई होता है। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं अगली शीट पे हमारे पास। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे फार्मूला लिए हुए हैं, जैसे क्लीन है, लोअर है, अपर है, प्रॉपर है, राइट है, लेफ्ट है। तो हम इसको यूज़ करने दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, और इसके ऊपर मैं कुछ अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसके ऊपर कलर दे देता हूँ। तो जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे क्लीन कर दूँ, कि ऐसे हो जैसे ये इस पर कुछ अप्लाई नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू क्लीन, ब्रैकेट शुरू, और टेक्स्ट सेट करेंगे, ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर करूँगा। तो ये देखिए इसके ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई थी वो सारी ख़त्म होके क्लीन होके आपके सामने आ गया है। उसके बाद यहाँ पे लोअर है और अपर है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ये कंप्यूटर ही दोबारा लिखता हूँ, तो अभी ये देखिए मैंने इसको कैपिटल वर्ड लिखा है। अगर इसको मैं लोअर में करना चाहता हूँ तो फार्मूला होगा लोअर, ब्रैकेट शुरू, टेक्स्ट को सेट करूँगा, ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर करूँगा। तो ये देखिए अब यहाँ पे सारे ही स्मॉल लेटर में बने हुए आ गए हैं। अब अगर मैं इसको अपर करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, इज इक्वल टू अपर। तो ये बहुत से आसान फार्मूला है जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं और मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखिए सारा ही कैपिटल वर्ड्स में लिखा हुआ आ गया है। प्रॉपर कैसे होता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ कंप्यूटर को लिखता हूँ CO, तो ये देखो मैंने कंप्यूटर लिखा है लेकिन मैंने कुछ कैपिटल वर्ड्स लिखे हैं, कुछ स्मॉल लेटर लिखे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये प्रॉपर आ जाए जैसे सही लिखा जाता है। तो इसका फार्मूला आप देखें, प्रॉपर, ब्रैकेट शुरू, और यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और क्लोज एंटर करूँगा। ये देखें अब ये कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन यहाँ पे आती है राइट है, राइट और लेफ्ट है। राइट का मतलब ये होता है जैसे कि मैं करता हूँ RIGHT राइट, ब्रैकेट शुरू करूँगा। अब मैं यहाँ पे पहले तो टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब वो मुझे कह रहा है कि राइट का मतलब ये है कि
ये जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है इसके राइट साइड के कितने जो अल्फ़ाबेट हैं वो आप लेना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास मैं यहाँ पे कोमा लगा के 5 कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। तो ये देखिए जो कंप्यूटर के राइट साइड पे 5 लेटर थे वो अलहदा होके यहाँ पे आ गए हैं। अगर मैं इस तरह लेफ़्ट करना चाहूँ इज़ इक्वल टू लेफ़्ट ब्रैकेट शुरू टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा, मैं कोमा लगाऊंगा और कितने मैं अगर 4 कर देता हूँ और यहाँ पे बंद करके एंटर करता हूँ तो ये देखिए कंप्यूटर के पहले 4 जो लेटर हैं वो उसने लेफ़्ट साइड वाले अलहदा करके हमें दिखा दिए हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट के फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से टेक्स्ट के फार्मूला और भी बहुत सारे हैं तो इंशाअल्लाह हम आगे बात करेंगे। जैसे इसमें ट्रिम का फार्मूला है जो मैं पहले कहीं बता चुका हूँ, काउंट है, काउंट ए है, इस तरह का फार्मूला मैं आपको पहले भी पिछले वीडियो में कुछ बता चुका हूँ, लेकिन मैं आने वाली वीडियो में भी आपको बना के इसके बारे में दिखाऊंगा कि कैसे इसका मजीद इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। हमारे पास डेट एंड टाइम का फार्मूलाज की लिस्ट है, इसमें देख लेते हैं। तो मैं एक नई शीट पे चलता हूँ। यहाँ पे मैंने डे, मंथ, ईयर्स उस तरह से कुछ नाम लिखे हैं। तो यहाँ पे मैं डेट लगा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे 12 ये एक मैंने डेट यहाँ पे मेंशन की है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं इस डेट को यहाँ पे सिर्फ डे लिखना चाह रहा हूँ, डे नहीं सिर्फ डे लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा इज इक्वल टू डे का फार्मूला लगाऊंगा, ब्रैकेट शुरू करूँगा और उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेट करें, ब्रैकेट बंद और एंटर करें। तो आपके पास जो डे होगा वो आपको अलहदा होकर दिखा देगा। इस तरह बहुत लंबी डेट्स भी होंगी ना तो आप डे अलहदा कर सकते हैं, मंथ अलहदा कर सकते हैं, ईयर्स अलहदा कर सकते हैं। अब मैं मंथ कर लेता हूँ, इसमें से इज इक्वल टू मंथ करूँगा, मैं ब्रैकेट शुरू सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करूँगा। तो उसने मंथ जो था वो उसने अलहदा कर दिया है। अब ईयर्स को करना है आपने, इज इक्वल टू ईयर ब्रैकेट शुरू यहाँ से और ये देखें एंटर करूँगा। तो अब उसने ईयर अलहदा कर दिया, उसने मंथ अलहदा कर दिया है, डे अलहदा कर दिया और ईयर जो है ना वो आपको अलहदा कर दिया इसी डेट में से। उसके बाद अगर आप टुडे डे देखना चाहते हैं कि टुडे कौन सी डेट है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, इज इक्वल टू टुडे लिखें और जस्ट सिंपल आप ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद करें और कुछ भी नहीं करना आपने और जस्ट एंटर करना। तो आज की जो डेट है अभी नज़र नहीं आ रही, मैं आपको ये देखिए जो आज की डेट थी उसने आज जो एग्जैक्ट डेट है उसने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिखा दी है। इसी तरह अगर आप डेट के साथ टाइम भी देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप नाउ का फार्मूला यूज़ करेंगे, नाउ ब्रैकेट शुरू और फिर ब्रैकेट बंद, कुछ भी आपने एंटर करना है यहाँ पे और एंटर करेंगे। और मैं ज़रा कॉलम का साइज़ बड़ा कर लूँ तो ये देखें उसने डेट के साथ साथ आपको जो अभी एग्जैक्ट टाइम हुआ है तो वो टाइम भी आपको दिखा दिया है। तो इस तरह डेट एंड टाइम के बारे में भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे अगले फंक्शन की तरफ, वो है लुकअप। दोस्तों ये बहुत ही अहम है, यहाँ पे बहुत अहम फार्मूलाज हैं इसके अंदर। मैं आपको जस्ट एक ही फार्मूला के बारे में बताऊंगा, वो भी मैं बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बता दूंगा क्योंकि आने वाले टाइम में आने वाले वीडियो में मैं यहाँ पे एक एक के बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि अभी मैं आपको सिर्फ वी लुकअप के बारे में बता देता हूँ। ये मैंने कुछ प्रोडक्ट्स की आईडी लिखी हैं, उसके बाद प्रोडक्ट्स का नाम है और कितनी क्वान्टिटी है। तो इसमें आपने क्या होता है कि सिंपल आप जस्ट आईडी लिखते हैं और उसकी कितनी क्वांटिटी आपके पास पड़ी है या आपके पास कितनी सेल है, वट कुछ भी आप जानना चाह रहे हैं उसके बारे में। तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप बड़े मॉल्स में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो उसको आप आइटम्स के बारे में बताते हैं मुझे ये आइटम चाहिए तो उसकी आईडी ही मेंशन करता है, ना कि इवन के आईडी का नाम लिखता है। तो क्योंकि उन्होंने अपने डेटाबेस में या उन्होंने अपने जो है वो एक्सेल के अंदर वी लुकअप का फार्मूला लगाया होता है, वो सिंपल आईडी डालते हैं और बाकी सारी डिटेल जो है ना उसके बारे में आ जाती है। तो हम कैसे इसका यूज़ करते हैं तो चलो दोस्तों इसके बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन इसके बारे में प्रॉपर वीडियो में इंशाल्लाह ताला सून बनाऊंगा। तो मैं फार्मूला यहाँ पे लगाता हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप और ब्रैकेट शुरू करूंगा। अब ये देखें नीचे मुझसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, आप वैल्यू कहाँ देखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक सेल को सेट कर लेता हूँ, जैसे चले मैं इसको सेट कर लेता हूँ। उसके बाद कोमा लगाऊंगा, उसके बाद आप कह रहे हैं टेबल अरे, तो पूरे आप टेबल पूरे को सेट कर लें। ये देखिए मैंने पूरे टेबल को सेट किया, उसके बाद फिर कोमा लगाया और मुझे पूछा कॉल इंडेक्स नंबर, मतलब कि किस नंबर को आप देखना चाह रहे हैं, आईडी का नंबर क्या आप लगाएंगे और कौन सा नंबर आप आए। तो यहाँ पे कौन सा कॉलम है, जैसे कि मैं नंबर 3 को देखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नंबर 3 कर देता हूँ क्योंकि हमारे कॉलम का साइज़ जो यहाँ पे इसके मेंशन किया उसके मुताबिक 3 है
और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर करता हूँ तो यहाँ पे नन आया, कुछ भी नहीं आया, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे आईडी का नंबर नहीं शो किया। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर करता हूँ, जैसे कि नंबर 4 करता हूँ, 4 करके एंटर करूँगा तो ये देखें 4 मैंने किया और उसके मुताबिक उसने बता दिया इसकी सेल जो है 57 है। बात समझ आ रही है। अगर मैं 4 की बजाय यहाँ पे कर लेता हूँ, जो भी आईडी नंबर देता हूँ नंबर 7 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मुझे 7 के बारे में बता रहा है कि डीवीडी है। आपको पता होगा कि नंबर 7 पे डीवीडी आती है। तो आपको प्रोडक्ट्स का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने आईडी लगाई और साथ में उसकी सेल आपके सामने आ गई। तो ये वी लुक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसके बारे में प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। एक प्रॉपर वीडियो है जो कि आपको बना के मैं बताऊंगा कि वी लुकअप कैसे काम करता है। ये बहुत ही अहम एक टॉपिक है, तो इंशाअल्लाह सून मैं ना इसके बारे में वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले। हमारे पास ऑप्शन है मैथ का ग्रुप बना हुआ है। यहाँ पे भी बहुत से फार्मूलों ने दिए हुए हैं, तो इसमें भी मैंने कुछ फार्मूलों को यहाँ पे यूज़ किया है। तो चलते हैं अब अपनी अगली शीट पे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ मैंने अमाउंट लिखी हुई है, जैसे कि ये कुछ आप अमाउंट दे सकते हैं। इसमें कुछ प्लस के हैं, कुछ माइनस के मैंने यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पे हमने कुछ फार्मूला जो यूज़ करने हैं वो जैसे ABS के है, उस पर इवन है, ओड है, रेंज बिटवीन है। तो ये कैसे काम करते हैं, तो सबसे पहले देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे ABS है, ये क्या काम करेगा कि अगर मैं ये फार्मूला लगाऊंगा तो जितनी भी यहाँ पे वैल्यू होगी माइनस की या उसके अलावा कोई और साइन लगा होगा, तो वो साइन ख़त्म करने के बाद वो सिंपल वैल्यू लिख देगा। तो इसके लिए हम ABS का फार्मूला यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू ABS और इसके बाद ब्रैकेट शुरू, और यहाँ पे मैं एक ही सेट कर लेता हूँ और ब्रैकेट बंद और एंटर करता हूँ। तो ये देखिए ये ऑलरेडी पहले ही प्लस में था। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे माइनस था, लेकिन माइनस खत्म हो गया, 67 हो गया। -88 था, 88 सिंपल हो गया, और -12 था, ये भी जस्ट 12 हो गया। इसी तरह अब आगे इवन है। इवन का मतलब ये है कि अगर आपने जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू लिखी होगी, तो अगर वो इसके बाद इवन है तो इसमें नंबर ऐड हो जाएगा। तो जैसे देखें मैं अब यहाँ पे इवन लिखता हूँ, ब्रैकेट शुरू, और इसको ही कर लेते हैं, एंटर करता हूँ। तो ये देखिए और नंबर था तो ऑटोमेटिकली ये इवन में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर यहाँ पे और कोई होगा तो ऑटोमेटिकली इवन में हो जाएगा। और अगर इसको मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये भी और नंबर था वो इवन हो गया है, ये भी और नंबर था यहाँ पे इवन हो गया है। तो ये देखिए ये यहाँ पे इवन था, ये इवन ही रहा है, ये भी इवन था, इवन है, ये देखें। तो ये देखिए अगर होगा तो चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये उल्टा हो जाएगा। अगर ये वहाँ पे और लिखता हूँ मैं और ब्रैकेट शुरू, और इस पर देखता हूँ मैं करके, यहाँ पे अगर इवन है तो वहाँ पे ओड हो जाएगा। ये देखिए 25 है, तो इसे ड्रैग करूँगा तो ये देखिए एक नंबर ऐड करके वो ओड नंबर सारे बना देगा। तो इस तरह से इसका फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे रैंड क्या होता है? रैंड होता है कि ये ऑटोमेटिक खुद ही वैल्यू लिख देगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैंड और ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये अपने पास से खुद ही कोई ना कोई वैल्यू लिख देगा। आप जरूरी नहीं कि आप नेक्स्ट टाइम भी आप ये फार्मूला लगाएंगे तो सेम वैल्यू है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये देखें अब ये वैल्यू इस वैल्यू से डिफरेंट है। तो ये हमेशा अपने पास से रैंडमली कोई भी वैल्यू दे सकता है। आप जब भी आप रैंड का फॉर्म लगाएंगे तो इस तरह से वैल्यू आपको दे देगा। उसके बाद रैंड बिटवीन आएगा। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 20 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 100, और फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे मैं इज इक्वल टू रैंड बिटवीन और ब्रैकेट शुरू, और ये देखें अब इन दोनों को सेट करता हूँ मैं। पहले तो बॉटम वाली रकम है जैसे कि, और साथ में टॉप वाली, यहाँ से टॉप वाली, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर दूंगा। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये अपने पास से खुद ही रकम कुछ भी ना कुछ लिख देगा। 20 और 100 के दरमियान में से कोई भी रकम जो आएगी उसके ज़हन में आएगी, जैसे भी कंप्यूटराइज करेगा वो ऑटोमेटिक इसको चेंज करके आपको दिखा देगा। तो ये हर दफ़ा चेंज ही आएगी, हर दफ़ा एक जैसी नहीं आएगी। आप और भी वैल्यू लिख कर देखना चाहें तो देख सकते हैं। चले मैं आपको यहाँ पे एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 10 लिखता रहता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं 50 कर देता हूँ, और अगर यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ इज इक्वल टू रैंड बिटवीन ब्रैकेट शुरू टॉप वैल्यू बॉटम वैल्यू और टॉप वैल्यू, और इसके बाद क्लोज करके एंटर करूँगा। इसमें 42 लिखा है। अगर मैं इसी को नीचे ड्रैग करूँगा तो ये देखें
उसने इसके दरमियान में ही लिखेगा, लेकिन अपने पास से जो भी 35 लिख दिया, 46 है, 10 है, 35 है, तो मतलब कि इसके बिटवीन ही वो कुछ ना कुछ भी लिखेगा, तो इसके बिटवीन ही लिखेगा, एग्जैक्ट लिखेगा। तो इस तरह से हम रैंड या रैंड बिटवीन का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं हमारे पास मोर फंक्शंस के बारे में। अब और इसमें अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत से फार्मूलाज और भी आ जाएंगे, जैसे कि एवरेज इसमें ऐड किया उन्होंने, एवरेज इफ़ है, काउंट है, यहाँ पे काउंट ए है, बहुत से फार्मूलाज हैं। मैंने आपको पहले बताया कि अगर इसको बताने लगूंगा तो मे भी हो सकता है कि 2-3 घंटे की वीडियो बन जाए, लेकिन मैं इसमें फिर से भी कुछ चूज़ करता हूँ। तो मैंने कुछ फार्मूला चूज़ किए हैं इसके अंदर, तो मैं आपको नई शीट पे ले चलता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ फार्मूला यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि एक होता है डेसिमल लैंग्वेज में, जैसे कि आपको और सिंपल समझ आ सकती है, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे 23 लिखा है, 45 लिखा है, 65 लिखता है। इसी तरह एक होता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज बेसिकली यूज़ होती है जो कंप्यूटर में यूज़ होती है, जो कंप्यूटर समझता है ज़ुबान, वो बाइनरी लैंग्वेज होती है। शायद आपने अगर कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो अगर हमने इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फार्मूला ये होता है डेसिमल टू बाइनरी। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, इज इक्वल टू डेसिमल टू यहाँ पे आपने वो हिंसों वाला लगाना है, ना कि आपने TW2 लिखाना है। तो बाइनरी करके ब्रैकेट शुरू करूँगा मैं, और उसके बाद यहाँ से नंबर प्लेस और उसके बाद सिंपल एंटर करूँगा। तो ये देखें, अब ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। तो मैं जो ड्रैग करूँगा तो बाकी सबकी भी लैंग्वेज जो ना वो चेंज होके कंप्यूटर लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज पे ये आ गए हैं। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा आगे देखें तो इसको मैंने बाइनरी में किया हुआ है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर बाइनरी में कुछ लिखा हुआ आपके सामने आए तो उसको डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बस आपने उल्टा करना है, बाइनरी पहले लिखना है 2 लिख के, डेसी करके, उसके बाद आप ब्रैकेट शुरू करें। कोई भी एक नंबर आप सेलेक्ट करने के बाद ये देखें सेम टू सेम बाइनरी को मैंने कन्वर्ट किया डेसिमल, तो ये देखिए 23 आ गई। यहाँ पे उल्टा गया मैंने, तो आप देख सकते हैं, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये फार्मूला यूज़ होगा। इसके बाद हमारे पास 2 और फार्मूला यहाँ पे हैं, इज टेक्स्ट और इज ब्लैंक। इज टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे हमने देखना है कि जो आपने इस कॉलम के अंदर लिखा है वो टेक्स्ट है या नहीं है। अगर टेक्स्ट लिखा होगा तो ट्रू आ जाएगा, अगर टेक्स्ट नहीं है तो वो फॉल्स आ जाएगा। तो मैंने कुछ यहाँ पे रकमें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ, इज टेक्स्ट, ब्रैकेट शुरू करूँगा। यहाँ पे आप सेट करने के बाद देखिए एंटर करूँगा तो ये ट्रू आ गया है, मतलब ये इसके कॉलम के साथ जो लिखा हुआ वो टेक्स्ट ही है। अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट लिखा, तो ये फॉल्स आ गया है। और उसके बाद नीचे ड्रैग करूँगा तो ये देखें, अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट भी है, साथ न्यूमेरिकल भी है। तो जब आप टेक्स्ट लिखा हो तो न्यूमेरिकल की वैल्यू को नहीं वैल्यू दी जाती, तो इसलिए वो टेक्स्ट को ही कंसीडर करेगा और ट्रू लिख देगा, और यहाँ पे फॉल्स और ट्रू है। उसके बाद इज ब्लैंक, यहाँ पे देखिए मेरे पास मैंने कुछ यहाँ पे मिसिंग कर दी हैं। तो अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट, तो यहाँ पे अगर आप फार्मूला लगाते हैं इज ब्लैंक का, ब्रैकेट शुरू करता हूँ, तो जो से हिस्सा ब्लैंक होगा, खाली होगा, उसके बारे में वो ट्रू लिख देगा, और जिसमें कुछ लिखा होगा उसको फॉल्स कर देगा। मगर जिसमें कुछ ना कुछ लिखा ज़रूर होगा उसको वो फॉल्स करेगा, और जिसमें नहीं लिखा उसको ट्रू कर देगा। तो इस तरह से आप ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को भी से यूज़ कर सकते हैं, इस टेक्स्ट करके या इस ब्लैंक करके। तो दोस्तों इस तरह हमारा पहला ग्रुप जो है वो फंक्शन लाइब्रेरी वाला ख़त्म हुआ। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे डिफाइन नेम की तरफ। तो मैं इसको समझाने के लिए अगली शीट पे चलता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ टेबल बनाए हुए हैं, और उसको मैंने बॉर्डर भी दिया है। बॉर्डर इसलिए दिया है कि आपको ताकि समझ आ जाए कि वाकई वो सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसका काम क्या होता है, अगर मैं इस टेबल को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद डिफाइन नेम पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे डिफाइन नेम पे क्लिक करने के बाद कोई भी नाम दे देता हूँ। आप यहाँ पे ABCD कुछ भी कर सकते हैं, ABC कर देता हूँ मैं, और इसको ओके कर देता हूँ। और उसके बाद अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये टेबल को सेलेक्ट करने के बाद इसको भी मैं कोई नाम दे देता हूँ। यहाँ पे डिफाइन नेम पे क्लिक करूँगा और इसको मैं DEF कर देता हूँ, और करने के बाद इसको मैं ओके करता हूँ। अब मैं इसमें वैल्यू को लिखता हूँ, कोई भी वैल्यू लिखते हैं, कहीं पे भी लिखते रहें वैल्यू, आप कुछ छोड़ के लिखते रहें, जैसे मर्जी लिखते रहें आप इसको। अब लिखने के बाद क्या करें, आप इसको आप जितनी भी वैल्यू आप लिखने को सम करना चाह रहे हैं, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सम, और ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब आपने यहाँ पे नंबर नहीं लिखनी। अब आपको याद होगा कि इस टेबल को आपने क्या नाम दिया था। तो आपने जो नाम दिया था वैसे तो आपको यूज़ इन फार्मूलाज में दिखा देगा ABC या DEF लिखा हुआ है,
लेकिन आपको याद हो तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ABC है, तो ABC सेट करूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली टेबल पूरा सेट हो गया। और उसके बाद ब्रैकेट बंद करने में मैं एंटर करूँगा तो इसके अंदर जितनी भी अमाउंट लिखी होगी टोटल करके दिखा देगा। इसी तरह अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये देखिए मैं यहाँ पे भी कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, कहीं पे भी लिख दें आप, रैंडमली लिख दें आप। अब इसको भी अगर आपने टोटल करना है तो इज इक्वल टू सम करूँगा मैं, ब्रैकेट शुरू, और आप खुद भी लिख दें DEF। जैसे DEF करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको पता होगा, ऑटोमेटिकली सेट करने के बाद इसको मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए उसका टोटल करके उसने यहाँ पे भी दिखा दिया है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है नेम मैनेजर की, इस पर क्लिक करूँगा तो जो हमने एरिया यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए थे जैसे ABC और DF, इसको डिलीट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर ये देखें मैं इसको ABC को डिलीट करता हूँ तो ये देखें वो डिलीट हो जाएगा, और क्लोज करूँगा तो जो भी यहाँ पे देखे नाम टोटल आया था वो ख़त्म हो गया और यहाँ पे वैल्यू उसकी बिल्कुल नहीं आ रही। तो इस तरह से नए मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं। और इसको एडिट करना चाह रहे हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिफाइन नेम का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास जो अगला ग्रुप है वो है फार्मूला ऑडिटिंग का। इसका क्या काम होता है, अगर मैं आपको एक और शीट पे ले चलूँ तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेस प्रीसेंटेंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये मेरे पास जो फार्मूला लगाया हुआ है, जैसे मेरे यहाँ पे ये प्लस लिखा हुआ है, मैंने इनका टोटल करके यहाँ पे किया हुआ है, तो ये किन किन वैल्यू को जमा करने के बाद ये वैल्यू बनी है, किन किन को इसमें ऐड किया गया। तो मैं अगर इसको चेक करना चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें उससे सारी रेंज को सेट करने के बाद एरो बना दिया और दिखा दिया है कि इस तरह से इसको किया गया है। तो ये तो मैंने फार्मूला किया था बेसिकली सबको रेंज बना के। अगर मैंने अलग-अलग कर करूँगा तो मैं अब इसको चेक करना चाहूँ तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए अब उसने अलग-अलग एरोस की कीज बना के दिखाया कि इन रकमों को उन्होंने प्लस किया है तो ये वाले वैल्यू बनी है। तो अगर इसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव एरोस को क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ट्रेस डिपेंडेंस आता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ देखना चाहता हूँ यहाँ पे कोई और वैल्यू लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 120 लिख देता हूँ या यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यू लिख देता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि 39 किस में ऐड है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बता रहा है कि 39 जो है वो इसके अंदर ऐड है, ना कि देखिए अगले में नहीं दिखा रहा, कोई फार्मूला इसके अंदर लगा हुआ था तो इसमें ही दिखा रहा है। इस तरह मैं अगर 32 देखना चाहता हूँ कि ये इन दोनों वैल्यू में से किसके अंदर ऐड है, तो मैं ये देखिए इस पर क्लिक करूँगा तो वो एरोस वहाँ पे ही ले जाएगा। तो रिमूव एरो करूँगा तो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह रिमूव कर सकते हैं। शो फार्मूला आपने देखा है कि कहाँ कहाँ फार्मूला लगे हुए हैं, तो शो फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए फार्मूला खोल के दिखा देगा पूरा का पूरा फार्मूला। एरो चेकिंग क्या होता है, एरो चेकिंग के लिए मैं आपको दोबारा शीट नंबर 1 पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे कि यहाँ पे ग्रीन छोटे से डॉट्स बने हुए आगे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ एरोज है। एरोज क्यों आया है, क्योंकि ये जो हमने टोटल है, मैक्स है, मिनिमम है, काउंट है, जो एवरेज है, ये हमने निकाला है ना, वो हमने सिर्फ सब्जेक्ट 1, 2 और 3 का निकाला है। अगर आपको याद होगा, अगर आप यहाँ पे सम का फार्मूला लगाते हैं तो वो पीछे वाली सारी रेंज को सेट करता है। तो सारी रेंज तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि रूल नंबर तो हमने टोटल में ऐड करना ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे रूल नंबर की वजह से, क्योंकि ये भी वैल्यू साथ इसके साथ है, इसलिए ये इसने ऐड नहीं की। अगर आप चाहते हैं कि ये जो डॉट्स है वो ख़त्म हो जाए तो एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे इग्नोर एरर पे क्लिक कर दें। तो जैसे इग्नोर एरर पे क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे इग्नोर हो जाएगा। इग्नोर एरर करते जाएंगे तो इग्नोर होता जाएगा। ये देखें अगले चलेगा, नेक्स्ट टेस्ट करते जाएंगे तो नेक्स्ट टेस्ट करके आप आगे जाते हैं, जिसका करना चाह रहे हैं आप ख़त्म, उस पर ही करके आप इग्नोर एरर करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप मैं देखें, मैं यहाँ पे ये ख़त्म ही कर देता हूँ सारा, तो देखिए यहाँ पे एरर्स जो आए थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरह से आप जो है ना, अगर एरर आ रहा हो तो इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास अगली ऑप्शन आती है वॉश विंडो की। वैसे तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको ये जस्ट दिखाएगा कि कौन सी आपने शीट ली है, किस सेल में है, क्या वैल्यू है, तो सारी चीज़ें आपको फार्मूला क्या दिखा सकते हैं। अगर मैं ऐड वॉश पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से कोई भी रेंज सेट कर लेता हूँ, जैसे ये देखें मैंने रेंज सेट कर ली है और उसको करने के बाद ऐड करता हूँ तो ये देखिए आपको दिखा रहा है कि ये जो बुक है, बुक का नाम मतलब है कि जो आपने सेव किया हुआ है वो किस नाम से सेव है, तो वो आपको दिखा रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा शीट को बड़ा करके दिखाऊँ आपको, ये देखें
तो आपको दिखा रहा है शीट 1 है, नेम कुछ भी नहीं है, सेल नंबर कौन सा है, स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, सेल C1 पे सब्जेक्ट 1 लिखा हुआ है। तो आपको ये चीज़ें सिर्फ यहाँ पे वॉच विंडो में दिखा रहा है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं। आप वैसे भी सिंपल देख सकते हैं, आपकी शीट आपके सामने है, किस पे क्या लिखा हुआ है, तो आपको ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हमारे पास आता है आखिरी ऑप्शन है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन की। इसका क्या काम है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक चेक हुआ है। अब देखिए मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं 33 है, यहाँ पे 32 लिखा है, यहाँ पे अगर मैं 40 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली टोटल भी चेंज हो गया है, काउंट भी चेंज हो गया है, मैक्सिमम और जो भी एवरेज को टोटल चेंज हो जाता है। तो ये क्यों होता है कि कैलकुलेशन जो है वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मैनुअल कर देता हूँ, अब मैं चेंजिंग करता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पे 10 लिखता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने वहाँ पे मैनुअल किया हुआ है। तो इसके लिए मुझे अलग करना पड़ेगा। तो इसके लिए या तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली रहने दें, या आप कैलकुलेटर नाउ या कैलकुलेटर शीट पे क्लिक करेंगे। अगर कैलकुलेटर नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें अब वो वैल्यू चेंज हो गई है। तो इसका बेस्ट हल यही है कि आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही रहने दें। आप जैसे ही कुछ चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन की ऑप्शन है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने वैसे थोड़े से ही टाइम में कोशिश किया है कि आपको पूरी टैब के बारे में थोड़ा सारा बता दूं कि कैसे काम करती है। मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के शुरू में कि अगर मैं आपको फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में सारा बताने लग गया तो मे बी ये वीडियो 2 से 2.5 या 3 घंटे की भी हो सकती है। इसमें इतने ज़्यादा फार्मूला हैं कि आपको समझाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इसलिए आने वाली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़े फार्मूला 10 फार्मूला करके या 5 फार्मूला करके जो आपको अलग वीडियो बना के मैं आपको सेंड करता रहूँ। तो आप मेरी आने वाली वीडियो को लाजमी देखिएगा, आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाले दिनों में मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो की आपको समझ आ गई होगी कि प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिस करने से ही आप इसमें मज़ीद परफेक्ट हो सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको आसान एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।